हे हाय, दिस इज़ कनक सोम और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज़ का निचोड़ है। तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी मैं पढ़ाऊँगी मतलब ये पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना? तो अभी समझो सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें आपको पता है एक एनोड होता है, एक होता है कैथोड, ठीक है? अब आपको ये भी पता है एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन कराना चाहेगा जिसकी ई नोट की वैल्यू क्या होगी कम। कम मतलब नेगेटिव, मतलब कम होगी। पॉजिटिव में भी है तो आपको देखनी है कौन सी कम वैल्यू है। जिसकी ई नोट की वैल्यू कम होगी वो किस पे डिपॉजिट होना चाहेगा, एनोड पे। क्यों? क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे अगर ई नोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर ई नोट की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा, मतलब वो कैथोड पे डिपॉजिट होना चाहता है। अब यहाँ से मैंने एक टर्म्स और यहाँ पे ऐड कर दी। अगर ई नोट की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, जितनी ज़्यादा नेगेटिव वो उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, और ई नोट की वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वो उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब जैसे यहाँ पे एक हमारा कैथोड पे दे रखा है और एक दे रखा है एनोड पे। कैथोड पे देखो दो चीज है, अब हमें कैसे पता कैथोड पे कौन सा डिपॉजिट होगा? तो अभी तो हमने समझा कि कैथोड पे वो डिपॉजिट होगा जिसकी ई नोट की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इन दोनों में से ई नोट की वैल्यू किसकी ज्यादा है, कॉपर की। तो हमारा कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, कॉपर, क्योंकि इसकी ई नोट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ये 2019 में क्वेश्चन आया हुआ भी है। एनोड में से अब देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम देखते हैं एनोड पे वो डिपॉजिट होना चाहिए था जिसकी ई नोट की वैल्यू कम है। तो ई नोट की वैल्यू तो इसकी कम है, मतलब ऑक्सीजन डिपॉजिट होना चाहिए था। लेकिन ये जो डाटा है ना, ई नोट की वैल्यू का जो डाटा है, ये जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो उसकी ये जो वैल्यू है ई नोट की वैल्यू ज़्यादा आती है। ज़्यादा आती है तो जिसकी वजह से कम वैल्यू Cl की हो जाती है। तो इस वजह से फिर कम वाला डिपॉजिट होगा, मतलब Cl2 गैस ही डिपॉजिट होती होगी, क्योंकि ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना? तो हमें इसमें यही आंसर लिखना है, Cl2 गैस विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड, वो सॉरी एट एनोड ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन। तो Cl माइनस गेट ऑक्सीडाइज एट एनोड टू प्रोड्यूस Cl2 गैस, है ना? क्लोराइड आयन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, Cl2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे भी Cl आ जाए, जहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाए, वहाँ पे याद रखना। और ये चीज़ याद रखना, हायर वैल्यू ऑफ ई नोट रहेगी तो वो किस पे जाना पसंद करेगा, कैथोड पे। लोअर वैल्यू ऑफ ई नोट रहेगी तो वो किस पे जाना पसंद करेगा, एनोड पे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से था। एक दो और इसके क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है? अब इससे नेक्स्ट है बैटरीज। बैटरीज एक आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। तो अब बैटरीज हमारी कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक तो प्राइमरी बैटरी और दूसरी होती है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी कौन सी होती है, जिसको सिर्फ हम मतलब एक बार यूज़ करेंगे फिर फेंक देंगे। जैसे कि हमारी घड़ी में होती है जो बैटरी होती है, उसे हम एक बार यूज़ करते हैं फिर फेंक देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, जो से हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर को हम बार बार यूज़ करते हैं, वो चार्ज हो जाता है फिर यूज़ करते हैं। तो दो टाइप की बैटरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, प्राइमरी बैटरी के दो एग्जांपल्स होते हैं, एक तो लेक्लांचे और एक होती है मरकरी सेल। बस इनकी ये याद रख लो, ये किस में यूज़ होती है। लेक्लांचे सेल यूज़ होती है ट्रांजिस्टर क्लॉक में, मरकरी सेल यूज़ होती है हियरिंग एड और वॉचेस में। लेड स्टोरेज बैटरी सेकेंडरी बैटरी में आएगा और निकल कैडमियम भी सेकेंडरी में आएगा। और लेड स्टोरेज बैटरी किस में यूज़ होती है, ऑटोमोबाइल्स में और इन्वर्टर में। और निकल कैडमियम बैटरी किस में यूज़ होती है, एक्सपेंसिव, कोई मतलब अगर तुम्हें इन्वर्टर ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें बनानी है वहाँ पे ये वाली बैटरी यूज़ करते हैं। तो इनकी यूज़ 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इसमें कौन सा यूज़ होता है। अब एक फ्यूल सेल होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अब अपोलो स्पेस प्रोग्राम आया तो वहाँ पे फ्यूल सेल यूज़ करना है, क्योंकि सबसे फर्स्ट हमारा अपोलो स्पेस प्रोग्राम में यूज़ की गई थी फ्यूल सेल, और स्पेस क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। अब तो अगर आपको इसकी अलग वीडियो चाहिए तो बता देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। 70% एफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, पोल्यूशन फ्री है और ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी प्रोवाइड करती है एस्ट्रोनॉट के लिए। इसके लिए मैंने डीपली आज पढ़ाया भी है बच्चों को, तो आपको अगर चाहिए तो मुझे बता देना।
तो ये हमारा बैटरीज से ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद आता है मेटेलिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन है पीवाईक्यू, इसलिए मैंने ये बताया है। मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है, जिसमें फ्लो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का, और इसमें क्या होता है, आयंस का फ्लो होता है। और इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे होता है रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ने से, और रेजिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी प्रोड्यूस होगी। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई, यहाँ इस वाले पॉइंट से, है ना। और इसमें फेराडे लॉ नहीं लगता, और इस वाले में फेराडे लॉ लगता है। अब आप बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में इलेक्ट्रोलाइट आएंगे, और इलेक्ट्रोलाइट या तो स्ट्रॉन्ग होते हैं या फिर वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डी बाय हक्कल ओनसेगर ने इक्वेशन दी थी, और ये वाली मतलब आई है, ऐसा नहीं है नहीं आती। तो इसमें आपको पता है कैप एम को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी, कैप नोट एम को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारी यहाँ पर स्लोप है, और ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो इसे इसके y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये क्या हो गया, y एक्सिस पे लिखना है तो हमने y एक्सिस पे लिखा। ये यहाँ पे माइनस ए स्लोप है तो ये स्लोप दिखा दी। ये किस पे है, x एक्सिस पे लिख दिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने ग्राफ बना दिया बहुत। और ये वाला यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेप्ट। देखो अगर ग्राफ में कंफ्यूजन है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस पे कैप m आएगा, x एक्सिस पे ये रूट आ गया, ये स्लोप माइन तो ऊपर से नीचे स्लोप बनाए, और इंटरसेप्ट होता है ये यहाँ पे आ गया, जहाँ पे y लाइन को कट करती है उसे बोलते हैं इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये आता है, इंपॉर्टेंट है। अब डाइल्यूशन से बड़ा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइट है तो अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा कि आयोनाइजेशन, मतलब आयंस टूटेंगे कितने, मतलब कब टूटेंगे आयन। देखो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे, बढ़ाना, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना मतलब गाढ़ा करना, ठीक है, और डाइल्यूट करने का मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन कम करना। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन आप कम करोगे तो आयोनाइजेशन क्या होगी, बढ़ेगी। कॉन्सेंट्रेशन कम करोगे आयोनाइजेशन क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब तुम अगर डाइल्यूट करोगे तो आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, मतलब आयंस ज़्यादा टूटेंगे। इसको बहुत अच्छे से समझना, गाढ़ी कोई चीज़ है तो वहाँ पे आयंस कैसे टूट सकते हैं, वो तो कंडेंस है, और जब वो डाइल्यूट तुम करोगे तभी तो आयंस टूटेंगे। तो इसलिए अगर कंसंट्रेशन कम होगी तभी तो आयोनाइजेशन बढ़ेगी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, टेम्परेचर तुम बढ़ाओगे उतनी जल्दी आयंस टूटेंगे, तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन। यहाँ तक खत्म हो गया ये, यहाँ से क्वेश्चन है इसलिए मैं ये सब पढ़ा रही हूँ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अब आएगा, कि कॉन्सेंट्रेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, वेरिएशन क्या है। यहाँ से बहुत PYQ रिपीट है, तो इसे अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या है, कॉन्सेंट्रेशन से मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्टेन करा, मोलर कंडक्टिविटी निकाली इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो ये तो ऑब्जर्व करा गया कि इंक्रीज हो रही है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने ये शो करा मोलर कंडक्टिविटी जो सॉल्यूशन की है वो इंक्रीज हो रही है डाइल्यूशन के टाइम पे। ठीक है, लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग डाटा आया। देखो ये वाला हमेशा ग्राफ रहेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये रहेगा वीक के लिए। यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या वेरिएशन आया वो हम आपको बताने वाले हैं। एक बात क्लियर कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती ही है डाइल्यूशन पे, है ना, क्योंकि आयंस बढ़ते हैं तो ये बढ़ेगी। लेकिन वीक और स्ट्रॉन्ग में किसी की एकदम से बढ़ी है और किसी की बढ़ी ही नहीं, तो उसके बारे में डिस्कशन है। तो हमने देखा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसमें से कोई रैपिड इंक्रीज नहीं होता, क्योंकि उसके जो आयंस होते हैं वो पहले ही डिसोशिएट हो चुके होते हैं। समझ रहे हो ना, उसके आयंस पहले से ही डिसोशिएट हो चुके होते हैं। तो तुम अगर डाइल्यूट भी करोगे तो उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है कि इसमें एकदम से चेंज आता है।
क्यों एकदम से चेंज क्यों आता है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयंस जो होते हैं तब टूटते हैं जब तुम उसे डाइल्यूट करोगे। तो डाइल्यूट करते हो आयंस एकदम से टूटते हैं, और आयंस टूटेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी एकदम से उसकी बढ़ जाती है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, एकदम से क्या होता है, एकदम से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रॉन्ग में नहीं बढ़ती। इसका ऐसे ग्रेजुअल इंक्रीज बोल सकता है, ग्रेजुअल वर्डिंग पे ध्यान रखना। अगर ग्रेजुअल इंक्रीज बोल रहा है तो स्ट्रॉन्ग लिखोगे, और अगर एकदम से इंक्रीज बोल रहा है तो वहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा। एक्स और वाई करके बड़े क्वेश्चन है कि एक्स एकदम से उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है और वाई की ग्रेजुअली इंक्रीज हुई है। तो ग्रेजुअल इंक्रीज में तो स्ट्रॉन्ग लिखना, और जो एकदम से आएगी उसे लिखना क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। और एक ये वाला भी PYQ है, वो बोलता है कि इसका तो स्ट्रॉन्ग वाले का तो हम ग्राफ बना लेते हैं, लेकिन जो वीक वाले का है ना, ग्राफ बना पाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसका अनंत कितना डाइल्यूट हम कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट को, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको, बट इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट कैन नॉट बी ऑब्टेन एक्यूरेसी से हम इसे नहीं बता सकते। तो इसका एक इनडायरेक्ट मेथड होता है इसकी कैप नोट M निकालने का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वो कौन बताता है, कोहलाश लो। तो कोहलाश लो आई होप कि आपको आता होगा। इसमें से मैंने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश की है, जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी 2 चीज़ें और बची हुई हैं। फेराडे लो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोहलाश लो अगर आपको पढ़ना है तो मुझे बताना। अब सबसे पहले फेराडे के 2 लॉ है, एक तो फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ, जो आपके सिलेबस में है। अब ये जो हमें सबसे पहले बताना है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इस पे वो तो तुम्हें पता है 1 मोल पे कितना चार्ज होता है। ठीक है ना। अब इतने एटम होते हैं 1 मोल में, तो अब इन दोनों की इंटू करते हैं तो ये वैल्यू आती है, और इसे ऐसे करके हम कैलकुलेशन इजी करके 96500 लिख देते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 फेराडे। ठीक है। तो अगर अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है, मतलब अगर मुझे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम चाहिए तो मुझे कितने मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए, 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। और हमने ये अभी देखा है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, 96500। ठीक है ना, इसे बोल देंगे 3 फेराडे। तो मतलब 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के लिए मुझे 3 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। इसका मतलब ये होता है। इसी तरह से अब आपको, ये तो मैं सोच रही हूँ कि आपको आता होगा, जैसे एल्यूमिनियम 3+ है, मतलब कि ये अगर इसने 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, अब ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने वापस लेगा तभी तो एल्यूमिनियम बनेगा ना। इसी तरह से Fe2+ है, तो ये दोबारा से अपने 2 इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा तभी तो Fe बनेगा ना। तो 1 मोल ऑफ Fe कैसे डिपॉजिट होगा, जब हम 2 फेराडे की इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 तो अलग लिखा, और एक मोल पे के इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है उसे 1 फेराडे बोलते हैं, तो 2 फेराडे। तो 1 मोल ऑफ आयरन के लिए हमें कितने फेराडे चाहिए, 2 फेराडे। इसी तरह से भाई ये NCERT है, ये वाला NCERT है। अब माइनस है, जब यहाँ माइनस है तो मतलब क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, उधार ले रखे हैं, तो मतलब इसे वापस देने हैं, है ना। उधार ले रखे हैं तो वो देने वाले किधर लिखेंगे, उधर की साइड। तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, है ना। एक है तो आधी ऑक्सीजन, ऐसे करके हमने लिख दी। तो मुझे अगर 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए तो मुझे कितनी फेराडे इलेक्ट्रिसिटी से देनी पड़ेगी, 2 फेराडे। इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। तो 3 फेराडे, अगर मुझे Fe3+ से Fe बनाना है, 1 मोल ऑफ फेराडे मुझे चाहिए, तो मुझे 3 फेराडे की देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी इसमें है और ऐसे इस वाले में है। तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ Ag चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। व्हेन चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास देन 1 मोल ऑफ Ag विल बी डिपॉजिटेड। सब कुछ वही है, लैंग्वेज का हेर फेर है बस। व्हेन 1 फेराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू 1 मोल ऑफ Ag विल बी डिपॉजिट, मतलब 1 फेराडे का चार्ज अगर हम पास करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ Ag हमें मिलेगा।
कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन्स आते हैं। फेराडे अभी लो समझा दूँगी, पहले क्वेश्चन समझना। इसने पूछा कैलकुलेट द मास ऑफ एजी डिपॉजिटेड व्हेन अ करंट, मतलब कितना करंट पास कर रहे हैं 10 एम्पीयर का, और कितने टाइम के लिए 2 आवर के लिए इस इलेक्ट्रोलाइट में पास कर रहे हैं। अब मुझे कैसे पता यहाँ एजी पे कितना प्लस है, आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, ये 9th में सिखाया जाता है। तो यहाँ एजी पे प्लस चार्ज होगा, और प्लस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा वापस से, प्लस है मतलब दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे एजी बनेगा। तो मतलब 1 फैराडे का चार्ज जब दे रहे हैं तो 1 मोल ऑफ एजी मुझे मिल रहा है। तो इसने हमसे मास पूछा है मतलब एम, तो ग्राम में पूछा है। तो ये तो पहले देखो, इसको सोल्व करने के मैं आपको 3 मेथड बताऊंगी, आपको जो पसंद हो वो कर लेना। ये यूनिटरी मेथड है। 1 फैराडे का मतलब है क्या 96500 चार्ज, तो इतना 96500 कुलम चार्ज अगर मैं पास करती हूँ तो मुझे 108 ग्राम ऑफ एजी मिलता है। अब 108 मुझे कैसे पता लगा, एजी का मोलर मास होता है। तो 1 कुलम चार्ज अगर मैं पास करूंगी तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यूनिटरी मेथड। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना चार्ज पूछ रहा है, क्यों हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पढ़ के आया है, Q इज इक्वल्स टू आई टी। यहाँ से मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चार्ज निकाल लिया, तो 72,000 कुलम चार्ज का क्या होगा, ये इनटू में पहुंचेगा। अब इससे एक फॉर्मूला आ गया कि मास निकालने का, ऊपर क्या लिखोगे आप, मोलर मास, नीचे एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए हैं। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था तो एन की जगह 1 लिखा जाएगा, एफ मतलब 96500, और आई आपको दे रखा है, टाइम आपको दे रखा था 2 घंटे, और टाइम को सेकंड में चेंज कर लेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपको यूनिटरी मेथड समझ आ रहा है तो यूनिटरी मेथड कर लो, वरना डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो कि मास निकालने का क्या होगा, कैपिटल एम अपॉन एन एफ इंटू आई टी, ठीक है। वरना एक ये बहुत बढ़िया मेथड है, इसमें जो चीज़ हमें पता है इसकी, भाई 2 का मतलब 2, और 1 मोल पे कितना चार्ज होता है इतना, और कैल्शियम का मोलर मास इतना है। जो चीज़ हमें पता है पहले से वो ऊपर लिखो, मतलब स्टैंडर्ड चीज़ ऊपर लिखो, और जो गिवन है क्वेश्चन में जो गिवन है वो नीचे लिखो। जो जैसे कि इसमें बोल रखा था 5 एम्पियर और 1 घंटा, तो Q इज इक्वल्स टू आई टी, ये हम निकाल लेंगे ना। आई कितना है 5 और टाइम कितना है 1 इंटू 60 मतलब 18,000 आ गया है। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया चार्ज जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नीचे, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये चीज़ इसका पूछ रहा है मास। तो मुझे मास निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 18,000 इंटू 40, और अपोन में क्या आ जाएगा 2 इंटू 96500। तो यहाँ से हमारा मास है, शॉर्टकट है, आपको जो पसंद हो कर लो। अब यहीं से फैराडे का फर्स्ट लॉ आ गया था इलेक्ट्रोलिसिस का। इसने बोला कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मतलब मास जो डिपॉजिटेड होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चार्ज के, और चार्ज क्या होता है आई टी, क्या होता है चार्ज आई टी। और जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हमेशा हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हमने बोला जेड, और उस जेड का मतलब क्या होगा, कैपिटल एम एन एफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद करना है ना, अगर तुमसे ये सब नहीं होता तो ये तो करके ही चले जाना बस। अब उसके बाद सेकंड लॉ है, इसे मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। जैसे कि मैं सेम चार्ज पास कर रही हूँ किसमें, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में, तो ये बोलता है कि जो मास डिपॉजिटेड होगा रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे वो किसके रेशियो के इक्वल होगा, इनके इक्विवेलेंट मास के, ठीक है ना। तो विल बी इन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट मास के, मतलब जो जिस सब्सटेंस का आप मास निकाल रहे हो उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट मास के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये आप पढ़ लेना अच्छी तरह से। सेकंड लॉ भी, व्हेन अ सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट देन द मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर इक्विवेलेंट मासेस। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपके लिए ऐसे ही बना दूंगी 1-2 वीडियो और इससे ये सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये सारा PYQ से मैंने सब कुछ निकाला था। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल हो ये वाली चीज़। एंड थैंक यू सो मच, और खुश रहो।